Okay, welcome back to Phoenix IIT, the edifice of physics where we all walk together. आज इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर का एग्जामिनेशन था NSE JS के नाम से जिसे हम जानते हैं। और आई विश कि आप सबों का एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छा हुआ होगा। पैटर्न में थोड़ा बदलाव था इस बार, हर बार से थोड़ा सा पैटर्न उन्होंने चेंज किया था। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे गए थे इस बार। पेपर मतलब कुल मिलाकर अच्छा था। तो पहले आई सपोज फिनिक्स IIT इज द फर्स्ट चैनल इन द कंट्री टू गिव द सोल्यूशन टू द पेपर। फिजिक्स पार्ट का सोल्यूशन मैं देने जा रहा हूं और फिर हम लोग थोड़ा सा एनालाइज भी कर लेंगे कि पेपर बेसिकली किस तरह का था। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस मैं अपने फोन में रख रखा है मैंने, और मैं आपके लिए मैं क्वेश्चंस को फ्लोट भी कर दूंगा। सो आप देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। तो पहला सवाल जो उन्होंने पूछा था वो था आपका आपके सिंपल प्रेशर से था, फ्लूइड प्रेशर के ऊपर था। और जो बच्चे पढ़े थे फिनिक्स से मेरे से पढ़े थे उन्होंने ये सवाल किया होगा मेरे हिसाब से। कहा सवाल में कि a tympanic membrane eardrum is a very delicate component of the human ear. Typically its diameter is 1 centimeter. The maximum force the ear can withstand is 2.5 Newton. In case a diver has to enter the sea water of density 1.5 into 10 to the power 3 kilogram per meter cube without any protective gear, the maximum safe depth for the diver to go into the water. क्वेश्चन देखने में लंबा लग रहा था। बोल रहे हैं कि एक ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम के अंदर अगर तो 2.5 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स आ गया तो ये ड्रम बहुत डेलिकेट होता है, वो बर्स्ट कर सकता है, वो खराब हो सकता है। तो बोल रहे हैं कि कोई डाइवर जो है वो अगर पानी के अंदर जा रहा है और जिसकी डेंसिटी दे रखी है 1.05 रो दे रखा है 1.05 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर ये डेंसिटी है लिक्विड की, फ्लूइड की, तो कितने डेप्थ तक जाए कि उसका कान जो है बचा रहे। और कान के ईयर ड्रम का हमने डायमीटर दिया हुआ था 1 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है फोर्स किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2.5 न्यूटन से। जैसे जैसे वो नीचे जाएगा वैसे वैसे फ्लूइड प्रेशर बढ़ता जाएगा, उस प्रेशर की वजह से एक फोर्स आएगा, वो फोर्स 2.5 न्यूटन से कम होना चाहिए। तो सोचो फ्लूइड प्रेशर कितना होता है, रो जी एच, है ना। प्रेशर इसकी वजह से इनटू एरिया, कान के एरिया पे जो फोर्स लगेगा वो किससे कम होना चाहिए, 2.5 न्यूटन से। बस यही कंडीशन है। कितनी मैक्सिमम डेप्थ होनी चाहिए, एच तो फ्री सरफेस से लेते हैं ना, डेप्थ लेते हैं। रो की वैल्यू आ जाएगी 1.05 इंटू 10 टू द पावर 3। जी की वैल्यू आप टाइम बिंग के लिए 10 मान लीजिए, अप्रॉक्सीमेट ही करना है। एच की वैल्यू हो गई इंटू एरिया π/4 डी स्क्वायर। डी की वैल्यू 1 सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5। लेट मी सॉल्व दिस। देखना मैं कुछ गड़बड़ ना करूं, आपके सामने ही कर रहा हूं जो भी है। तो ये आ गया आपका कितना, 10 टू द पावर -4 हो गया, 10 टू द पावर 3 1.05 इंटू 10 टू द पावर -1 है ना, इंटू 10। ये खत्म, ये सॉल्व हो चुका है। h इंटू π/4 हो गया बेटा, इज इक्वल टू 10/4 कर दे रहा हूं इसे, है ना। तो ये वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या, देखो 4 से 4 भी चला गया, तो बचा आपका h इज इक्वल टू 10/π इंटू 1.05। तो ये 10 की वैल्यू एज इट इज रहने दो, और 10 ये 3.14 इंटू 1.05। अब यहाँ से ऑप्शंस चेक करो, दूर दूर ही ऑप्शंस दिए हुए थे उन्होंने। तो ये लगभग आपका 3.3 के रेंज में दिख रहा है मुझे, तो ये 3 मीटर आंसर आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी होना चाहिए। अगर सही से पढ़ाई की हो तो इस क्वेश्चन को मैं मॉडरेट कैटेगरी में रखूंगा, कोई खास बात नहीं थी। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा मॉडरेट कैटेगरी में आ चुका है, ठीक है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट चलते हैं। 9th का पोर्शन हर बार की तरह इस बार भी क्लास 9th का पोर्शन ज्यादा था क्लास 10th के पोर्शन की अपेक्षा, ठीक है। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। उनने दूसरे क्वेश्चन में बहुत सारी लंबी बातें लिखी हुई थी कि ग्रेविटी न्यूट्रॉन स्टार में क्या होता है कि वो अपने मास की वजह से कोलैप्स कर जाते हैं। फाइनली आपसे पूछा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, है ना। उन्होंने कहा था कि द सर्टेन न्यूट्रॉन स्टार का मास दिया हुआ था, उन्होंने कहा कि 1.5 सोलर मास दे रखा था एमओ। अब मेरे पास पेपर नहीं है कि उन्होंने एमओ की वैल्यू कितनी दी थी। एमओ की वैल्यू नॉर्मली 2 इंटू 10 टू द पावर 30 kg होती है सोलर मास की वैल्यू, शायद यही वैल्यू उन्होंने दी होगी, यही था ना। तो
अब और इसका रेडियस दे रखा था उन्होंने 10 किलोमीटर। अब इस आपको सिंपल उन्होंने आपसे पूछा कि इसका जी क्या होगा। नॉर्मल ये आपने बहुत ही आसानी से कर दिया होगा, सिर्फ कैलकुलेशन को ध्यान से करना था इसमें बेटा। 20/3 इंटू 10 टू द पावर -11, 6.6 को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ ताकि आसान हो जाए। m की वैल्यू आ गई 1.5 को 3/2 लिख दे रहा हूँ इंटू MO2 इंटू 10 टू द पावर 30, तो GM अपॉन R स्क्वायर 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर हो गया। अब यही कैलकुलेट करना, जो भी आ जाए वो आंसर आपका। 3 से 3 कट गया, ये तो 10 हो गया, तो 10 इंटू देखिए 10 टू द पावर 8, तो ये 10 टू द पावर 22 हो गया कट के, थोड़ा सा ध्यान से कर रहा हूँ। 10 इंटू 10 टू दी पावर 11, ये भी खत्म कैलकुलेशन कर चुका हूँ, इंटू 2, तो ये आ गया 2 इंटू 10 टू दी पावर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी, ठीक है। इसको मैं आप वैसे तो इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हैं, बट इसको मैं नॉर्मली अगर आपकी अच्छी तैयारी तो मैं इसको इजी कैटेगरी में भी रखूंगा, क्योंकि आपको कुछ खास करना नहीं था इसमें, है ना। तो थोड़ा मतलब ठीक है, कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा नहीं थी, अगर आपने यहाँ पे 20/3 से कैलकुलेट कर दिया होता तो मैं इसको इजी कैटेगरी में ही रेट करूंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो आओ देखो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। 2 illuminated objects O1 and O2 are placed at a distance 24 cm from each other along the principal axis of a convex lens of focal length 9 cm such that images of both the objects are formed at the same position. Then the respective distances of the lenses from O1 and O2. देखो बेटा क्या कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, इनके बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर, और बोल रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा हुआ है दो ऑब्जेक्ट, है ना, are placed at a distance of 24 cm from each other along the principal axis of a thin convex lens. कह रहा है कि दो लेंस ऐसे रखी है कि इन दोनों से दोनों की जो इमेज बन रही है वो एक ही जगह पर बन रही है, एक ही जगह पर बन रही है, फिजिकली एक जगह पे बन रही है। तो जाहिर सी बात है लेंस अगर ऐसे रहेगा तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि तब तो इसकी इमेज कहीं और बनेगी, इसकी इमेज कहीं और बनेगी। लेकिन एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये आपको समझना बहुत जरूरी था आपके लिए। एक पॉसिबिलिटी क्या है, देखो कि अगर लेंस इससे ऐसे रखे हैं तो हो सकता है कि इसकी इमेज वर्चुअल बने तो इसी साइड बन जाए, और इसकी इमेज रियल बने तो इसी साइड बन जाए, तो हो सकता है ऐसा, है ना। तो अब मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस था x, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 24 - x। अब बस अब v बराबर क्या होता है लेंस के लिए, uf अपॉन u प्लस f, है कि नहीं। तो एक से जो इमेज आएगा दोनों को बराबर कर दे रहा हूँ, इससे इमेज जो बनेगी वो कितनी बनेगी, v1 कितनी होगी बना, v1 बोलो कितना -x, x माइनस मेरा इंटू f अपॉन -x प्लस f, और v2 कितनी होगी बेटा बोलो, माइनस ऑफ 24 - x इंटू f अपॉन माइनस ऑफ 24 - x प्लस f। अब क्या करूं, दोनों की इमेज एक ही जगह पे है, दोनों को बराबर कर दूं, v1 बराबर v2, नहीं ये गलत सोच है, यही आपसे गलती करवाने की कोशिश करता वो कि v1 बराबर v2 नहीं होगा, है ना। आई सपोज थोड़ा सा आपको ये साफ नहीं दिख रहा है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, v1 इज इक्वल टू, दूसरे तरह के चौक से लिख रहा हूँ, शायद थोड़ा सा कंट्रास्ट है, x इंटू एफ अपॉन माइनस एक्स। थोड़ा सीखने के लिए कुछ तो सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, सीरियस बात है ये। A thing easily fetched is never valued. This is what I believe. प्लस f, है ना, ये हुआ। अब देखिए अगर आपका ढंग से सो v1 v2 आपके आ चुके हैं, सो v1 बराबर v2 नहीं, ऐसा नहीं है, इससे इमेज बनेगी रियल, इससे बनेगी वर्चुअल, किसी एक से भी। तो अगर मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट की दूरी रखी, लेट्स सपोज कोई भी डिस्टेंस बन के आ रहा था, तो उससे इमेज आएगी, अगर उसकी इमेज रियल बनी तो उसकी इमेज डिस्टेंस मान लेते हैं कि 24 बन के आएगी, लेट्स सपोज 24 के। फिर आपने यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट रखा तो उसकी इमेज डिस्टेंस क्या -24 बन के आएगी, है कि तभी तो एक जगह पे हो पाएंगे, मतलब v1 बराबर -v2, यही आपसे गलती करवाता हूँ। सो ये क्या होगा -xf अपॉन -x प्लस f इज इक्वल टू इसका पूरा माइनस, तो ये माइनस वो माइनस खत्म, ये कितना आ जाएगा 24 - x इंटू f अपॉन -24, है ना, -24 प्लस x प्लस 9,
देखो f से f खत्म हो गया, जानबूझ के मैंने ऐसा रखा था ताकि वो खत्म हो जाए। माइनस एक्स इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स, और f की वैल्यू 9 बेटा, इंटू 9 माइनस एक्स अपॉन 9 माइनस 15 प्लस एक्स। तो ये क्या करेंगे देखो ढंग से, 15 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया इसको इज इक्वल टू 216 माइनस 24x माइनस 9x प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब ये फाइनली क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने, 15 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 216 माइनस 33x प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनली क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, इधर लेके आ जाओ, इधर लेके चलो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ना, माइनस 48x प्लस 216 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो, 224 108। अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 6x प्लस 108 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 18 आ जाएगी और एक 6 आ जाएगी। इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम। मैं इसको टफ कैटेगरी में रेट करूँगा क्योंकि आपको इसमें चीज़ें सोचनी थी। बेसिकली आपके साइन कन्वेंशन के फंडे क्लियर होने चाहिए, वरना आपसे ये सवाल होना नहीं था। इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम। बोलो क्लियर है? चलो, आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को प्रमोट कीजिए थोड़ा। तो NSCJS और ओलंपियाड्स के लिए मैं रेगुलरली कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आने की कोशिश करूंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर रिएक्टर। एक्चुअली मैंने न्यूक्लियर रिएक्टर पे सवाल नहीं बोला था, आपको डराने के लिए बोला था। वो लोग कह रहे हैं एक्चुअली होता क्या है कि न्यूक्लियर फिजन जो होता है ना, कि मासेस टूटते हैं, है ना। 12th में आप पढ़ोगे कि जब न्यूक्लियर न्यूक्लियर जब टूटता है तो बेसिकली जो रिएक्टेंट साइड में जो मास होता है वो बेसिकली कम हो जाता है ना। तो वो बेसिकली जो मास बेसिकली एनर्जी बन जाती है ना। न्यूक्लियर रिएक्शंस पे ऐसा होता है फ्यूजन और फ्यूजन के टाइम पे। तो वो एक अलग बात है, क्यों ऐसा होता है, फ्यूजन और फ्यूजन में क्यों एनर्जी रिलीज होती है, वो एक अलग पार्ट ऑफ द स्टोरी है। बट ये बोल रहे हैं कि यूरेनियम 235 92 टूट रहा है, एक एटम टूट रहा है तो आपको कितनी एनर्जी मिल रही है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिल रही है। इसकी वैल्यू कितनी थी नो, पता नहीं दिया था नहीं दिया था, मेरे पास पूरा सवाल नहीं है, सिर्फ मैंने क्वेश्चन पेपर मंगवाया है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 है ना, माइनस 16 इंटू 10 टू पावर 6 करेंगे तो वैल्यू बन के आएगी। तो इतनी एनर्जी मिल रही है एक एटम के टूटने से। और बोल रहा है कि रिएक्टर जो है वो उसकी एफिशिएंसी 30% है, तो कितने एटम्स डिसइंटीग्रेट करेंगे। तो सिंपल सी बात है, आउटपुट पावर पर सेकंड बात हो रही है अपॉन इनपुट पावर इज इक्वल टू 30%। आउटपुट पावर कितना मिल रहा है, 1000 किलोवाट, सो 1000 गुना 10 टू द पावर 3 इनपुट पावर। ये एक एटम से हो रहा है ना। तो कितने, एक एटम से इतनी एनर्जी मिल रही है, 200 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13। ऐसे कितने एटम्स मिले कि एक सेकंड में इतनी एनर्जी मिल जाए, पर सेकंड की बात ही कर रहा है। तो इतना एक से मिला, इसको n से मल्टीप्लाई किया, इतने एटम्स अगर डिसइंटीग्रेट करेंगे तो इतनी एनर्जी मिलनी चाहिए। आउटपुट था या इनपुट था, इसकी एफिशिएंसी 30/100 3/10 कर देना, बस यही करना था। थोड़ी अक्ल लगानी थी इस सवाल में, ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट सवाल था। हाँ मतलब डिफिकल्ट था आपके लिए, बट अगर आप अक्ल लगा दे तो ये सवाल हो सकता था आपसे। 10 टू द पावर 6 अपॉन 200 इंटू 1.6 into 10 to the power minus 13 into 10 into 3 is equal to n। अब देखिए यहाँ से कुछ ना कुछ तो कटेगा, ऊपर गया ये 10 to the power 13 into 6 10 to the power 19 हो गया, और into 10 10 to the power 20 आ गया आपका, बटा कितना 16 3 48 4.8 into 200, यही n की वैल्यू है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया था आपको ऑप्शन में। तो एक काम कीजिए, आप इसको पहले काट दीजिए, तो 10 टू द पावर 18 आ गया, तो ये आ गया 10 टू द पावर 18 बटा 9.6। इसको आप लिख सकते हैं 1.04 इंटू 10 टू द पावर 17। कितने एटम्स पर सेकंड डिसइंटीग्रेट करेंगे। तो हालांकि ये सवाल था तो इजी अगर आपने पढ़ा होता तो, बट चूंकि आपने इस हिसाब से सोचा नहीं होगा तो इसको मैं थोड़ा इसको टफ कैटेगरी में ही रेट करूंगा,
है ना, मतलब मॉडरेट कैटेगरी का था, बट आपने किया नहीं होगा, इसलिए मैं आपके लेवल को ध्यान में रखते हुए इसको टफ मान रहा हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन भी था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मजा आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है, इस सवाल में ये सवाल ओरली हो सकता था, ये इजी है, ये कराया भी जाता है हर जगह पे, मैंने भी करवाया था। ये 90 न्यूटन्स का फोर्स है, मास 1 kg, मास इसका कह रहा है 20 kg और 10 kg, है ना, 20 kg 10 kg। इसमें भी इधर से 90 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, 20 kg और 10 kg। आपसे पूछा गया कि बताइए कि दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा, है ना। तो जाहिर सी बात है इस 90 न्यूटन की वजह से जो भी फोर्सेस यहाँ बन के आ रहे होंगे, तो इस सिस्टम को एक्सेलरेट करने के लिए तो इंटरनल बन जाएगा, तो एक्सेलरेशन तो दोनों केस में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, 90 बाई टोटल मास 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड इज इक्वल टू A2। इसको A2 मान लो और इसको A1 मान लो, तो जाहिर सी बात है A1 बराबर A2। बट ढंग से सोचो कि इसको तो कौन एक्सेलरेट करवाएगा, यही नॉर्मल ना, जो इसका फोर्स आ रहा होगा, तो n इंटू 10, n बराबर कितना 10 इंटू 3 30 न्यूटन, और इसका n कितना, इसको कौन एक्सेलरेट कराएगा, इसका नॉर्मल, तो 10 इंटू 3 कितना 10, सॉरी उल्टा मास लिख दिया, ये 10 kg और ये 20 kg, 20 इंटू 3 तो ये कितना 16 न्यूटन। तो जाहिर सी बात है कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए इसमें, magnitude of force by block A on B is 30 Newton in situation 1, तो ऑप्शन नंबर B। तो ये तो इजी क्वेश्चन में मैं रेट करूंगा, अगर आपने किया है तो इस तरीके से, मतलब ठीक है मैं इसको मॉडरेट में डाल देता हूँ आपके लेवल पे, बट नॉर्मली ये सवाल में कुछ खास था नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत आपने इस तरीके से सोचा नहीं होगा तो एक अलग बात है, इसलिए मैंने मॉडरेट बोला, और आपने किया हुआ था तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। आइए इसके बाद चलते हैं, एक रजिस्टर का सवाल है, देखिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है, इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी ऑनलाइन आके कि करंट डिवाइडर कैसे होता है, NCERT टू NSE JS करके, वो इसी तरह का था, है ना। कह रहे हैं ये कि ये वाली वैल्यू RX है, ये R है, ये R है, ये R है, ये R है, ये R। बोल रहे हैं कि इसके अगर ये 18 वोल्ट है और इसके अक्रॉस 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आया है, तो बताइए कि R और R की वैल्यू 5 थी, 5 ओम, तो RX की वैल्यू पूछिए आपसे। तो ये सवाल में देखो कास्ट भी कर रहा हूं मैं, तो जाहिर सी बात है क्या कर लोगे, पहले इसको देख लो कि इस गुच्छे का रेजिस्टेंस है कितना, तो ये दोनों तो पैरेलल में है, तो हटा दो, ये R/2 होगा, R और R/2 कितना सीरीज में, इसको भी हटा दो, सॉरी ये 2R ना, आते हैं ठीक है, एक सेकंड फिगर देखूं तो मुझे, हाँ ठीक है, ये तो R/2 हो गया, और R/2 और R ये हो गया 3R/2, R/2 और 3R/2, और ये दोनों पैरेलल में फाइनली, तो पैरेलल में कॉम्बिनेशन 3R/2 इंटू R अपॉन 3R/2 प्लस R, 3R स्क्वायर्ड बाई 2 इंटू 5R/2, 2 से 2 कट गया, ये आ गया आपका 3R/5, ये 3R/5 और ये R कितना 3R/5 प्लस R 8R/5, तो टोटल सर्किट ऐसे बन गया, ये RX और ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस का गुच्छा कितने का हो गया 8R/5 का, और 5R की वैल्यू 5 दी हुई थी, तो 8 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, है ना। अब RX की वैल्यू पूछिए, तो RX का पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोला है 6, ये देखना NCERT टू NSE JS वीडियो में सेम बात बताया, पोटेंशियल डिवाइडर, हालांकि V बराबर IR से भी आप कर सकते थे, तो मैं सीधा लिख दे रहा हूँ, ये 18 है ना, तो RX के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 बराबर 18 गुना RX बाई 8 प्लस RX, 3 आ गया, 8 प्लस RX इज इक्वल टू 3RX, तो RX इज इक्वल टू 3RX प्लस RX 2RX 4 ओम्स है ऑप्शन में, मुझे नहीं पता मैंने देखा नहीं इसको,
4 ओम, ऑप्शन नंबर ए। तो छठे क्वेश्चन को मैं मॉडरेट कैटेगरी में रखूंगा क्योंकि सर्किट सॉल्व करना था, मतलब एक ठीक है कम्बर्सम सर्किट थी, बट फिर भी ठीक है, आप कर सकते हैं, आपके लेवल पे कुछ खास नहीं था, इजी भी रखा जा सकता है बट ठीक है। नॉर्मली मॉडरेट विल डू जो मोर जस्टिस टू दिस प्रॉब्लम। आइए, सो ये 6 सवाल हो गए आपके, आगे चलते हैं जल्दी से, मुझे भी भूख लग रही है, जल्दी करो काम। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं ट्राई। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम, मजा आ रहा है तो प्लीज शेयर कर दो बेटा वीडियो को। अब देखिए मल्टीपल करेक्ट में 2 सवाल पूछे आपसे उन्होंने। पहला सवाल उन्होंने बहुत चीजें दे रखी थी, उन्होंने कहा, फाइनली मैं बता रहा हूँ आप सवाल पढ़ना, कि करंट का उन्होंने कहा था कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है इनफाइनाइटली लॉन्ग का, मतलब ये डिस्टेंस बहुत छोटा दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे 2 × 10⁻⁻4 टेस्ला है यहाँ पे करंट कैरिंग वायर की वजह से। और उन्होंने कहा कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है B0/4 पाई × 2I/R। ठीक है, मैंने बताया हुआ है, 2I/2πr फॉर्मूला होता है। और आपसे उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने पूछा कि I की वैल्यू क्या होगी, फिर चार्ज क्या होगा और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो पहले तो उन्होंने करंट का डायरेक्शन दिया नहीं था, सिर्फ कहा था कि ये अंदर की तरफ है। तो जाहिर सी बात है, याद है आपको राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, करंट के डायरेक्शन में क्या करो, अपने थंब को पॉइंट करो एंड डायरेक्शन ऑफ व्हाट, जिस डायरेक्शन में करंट कर्ल हो, क्या वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता था। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप देखेंगे तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो करंट का डायरेक्शन अगर इधर की तरफ है तो देखिए करंट इधर की तरफ बह रहा था, है ना, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो इसका मतलब करंट जो है वो इधर की तरफ बह रहा है, तभी ऐसा पॉसिबल है। देखिए ढंग से, देखिए ढंग से, डीएल इधर की तरफ, मतलब डीएल क्रॉस आर से भी दे सकते थे। और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बनाएंगे तो कुछ ऐसे बन के आएगा, है ना, आप देखिए कुछ तो ऐसे बन के आएगा। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा, है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन यहाँ पे अंदर की तरफ होगा। देखिए ऐसे ही करते थे ना कि थंब के डायरेक्शन में क्या करते थे आप, अपने करंट मैग्नेट अपने थंब के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में अपने थंब को रखते थे और आप अपने पाम को कर्ल करते थे, तो यहाँ पे करंट अंदर की तरफ चला था। तो इसका मतलब कि करंट का डायरेक्शन तो इधर था, तो करंट डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, है ना, डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो करंट का डायरेक्शन किधर से किधर है बेटा, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम x2 टू x1। देखिए ऑप्शन में करंट का डायरेक्शन तो इधर होगा ना, तभी तो ये पॉसिबल है, करंट का डायरेक्शन तो इधर है, देख लो सही है। देखो ऐसे भी डीएल क्रॉस आर से भी अगर चेक कर सकते थे, डीएल इधर, डीएल क्रॉस आर अंदर, ठीक, करंट का डायरेक्शन अंदर आ रहा है। तो पहला ऑप्शन तो सी, पहला ऑप्शन सी सही हो गया। और अगर सी सही है तो डी गलत है, क्योंकि करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो विल बी फ्रॉम x1 टू x2, ठीक है। तो x1 टू x2 होना चाहिए, x2 टू x1 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया और ऑप्शन नंबर सी सही है। तो एक तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया इसका, कि करंट का पहला ऑप्शन तो ये चेक करना था आपको, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्ट पैटर्न बना के, तो क्या होता है, थंब के डायरेक्शन में करंट को रखो और उसके बाद अपने हाथों को घुमाओ, इसका मतलब कुछ ऐसे बन गया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मतलब थंब इधर, करंट इधर होना चाहिए। पहला ऑप्शन ये हो गया, तो पहला ऑप्शन तो ये हुआ। नेक्स्ट इसी में अगर आप देखें तो उन्होंने बी की वैल्यू दी हुई थी कितनी, बी की वैल्यू दी हुई थी 2 × 10⁻⁻⁴। अब बस B0/4 पाई की वैल्यू उन्होंने 7 10⁻⁻7 दे रखा था, 2 × I/R की वैल्यू उन्होंने 1 सेंटीमीटर दी हुई थी, इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻4, 2 से 2 कट गया, I की वैल्यू आ गई कितनी 10 एम्पियर, -2 -4। अगर I की वैल्यू 10 एम्पियर है तो करंट की वैल्यू Q बराबर N ही होता है ना। उन्होंने क्या पूछा, एक ऑप्शन उन्होंने ये भी दिया कि पर सेकेंड कितना, एक सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो करेंगे, तो क्या होता है I बराबर Q/T ना, T की वैल्यू 1 सेकंड कर दी, तो
तो Q बराबर T हो गया, Q बराबर I हो गया, और Q बराबर I, और Q की वैल्यू NE बराबर I कर दो, और I की वैल्यू 10 एम्पियर रख दो। तो और E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये तो आपको एनसीईआरटी में भी कैलकुलेट कराते हैं। सो n विल बी इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर कितना 19, है ना। देखिए सॉल्व कर लीजिएगा 10 बाई इतना, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका आ गया बी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी सही था इसका, ऑप्शन नंबर ए सही था, और ऑप्शन नंबर सी सही था, ऑप्शन नंबर डी गलत था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 28, ये लास्ट क्वेश्चन है। आई होप, अच्छा इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो आप जाहिर सी बात है जो भी मल्टीपल करेक्ट है उसको मैं टफ ही करूंगा, क्योंकि इसलिए टफ कहूंगा क्योंकि इसमें कई सारी चीज, एक ऑप्शन गलत होने पर भी आपका पूरा आंसर गलत हो सकता था, ठीक है। इसलिए मैं इसको टफ कैटेगरी में ही रखूंगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर एक और देखते हैं 28। उन्हें कहा कि Q बाई M के रेशियो को, उन्हें कहा स्पेसिफिक चार्ज, ये आप लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, बस उन्हें डिफाइन कर दिया था स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। उन्हें Q बाई M कई सारी चीजों के लिए पूछा आपसे, क्या पूछा है SI यूनिट क्या होगा Q बाई M का, Q का कूलम पर मीटर, और कूलम क्या होता है एम्पियर सेकंड पर मीटर। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही आ गया, सॉरी एम्पियर सेकंड पर केजी बेटा, Q बाई M मास इज केजी, सॉरी एम्पियर सेकंड पर केजी। तो ऑप्शन नंबर 1 तो सही था। If all the isotopes of hydrogen are ionized, then tritium will have the least specific charge. क्या होगा अगर आप हाइड्रोजन, ये पिछली बार भी सवाल आया था, उन्होंने ड्यूटेरियम ट्राइटियम पे पूछा था कि QV बाई MV अपॉन QV पे सवाल पूछा था। मैंने जब NSC केस को सॉल्व करवाया था तो उसमें भी हमने आपको Q के बारे में बताया था कि Q की वैल्यू जो होती है वो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के लिए Q की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन 1 मतलब 1E के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, बट मासेस सबके अलग अलग होते हैं। तो Q बाई M की बात करोगे तो 4 तो सबके लिए बराबर हो गया, बट ट्रेटियम के लिए मास क्या 3M हो जाएगा, तो उसका Q बाई M रेशियो सबसे कम होगा, ठीक है। तो लिस्ट सही है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज, अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है 2e और मास 4a है ना अल्फा पार्टिकल का, और इलेक्ट्रॉन के लिए E अपॉन मास इलेक्ट्रॉन का बहुत ज्यादा होता है, तो मास सॉरी बहुत कम होता है, तो ये बहुत कम, तो ये बहुत ज्यादा पूरी वैल्यू। तो अगर ये बहुत ज्यादा है मतलब स्पेसिफिक चार्ज लिख रहा हूँ फॉर अल्फा, स्पेसिफिक चार्ज फॉर इलेक्ट्रॉन, तो ये वैल्यू तो बहुत छोटी है, ये वाली वैल्यू छोटी है, ये टोटल वैल्यू बहुत बड़ी होगी, है ना। तो ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि वो ज्यादा बोल रहे हैं। और ऑप्शन नंबर डी स्पेसिफिक चार्ज, तो आप Q बाई M की वैल्यू निकाल लीजिए इलेक्ट्रॉन के लिए, Q बाई M की वैल्यू, Q की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होती है, तो वैल्यू दी रखी होगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और M की वैल्यू आप लिख दीजिए कितनी 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, दोनों दिया हुआ होगा, ये 1.76 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 आ जाता होता है, ठीक है 10 टू द पावर 11 ये आता है कूलम पर इंच, ठीक है। तो यहाँ से ये ऑप्शन नंबर आपका ये A B और D हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 को मैं 8 को मैं मॉडरेट कैटेगरी में रखूंगा, और इस हिसाब से मैंने आपका पूरा पेपर का एनालिसिस भी कर दिया हुआ है। पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं था, पेपर को मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में रखा जा सकता है, पेपर मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, और अगर आपकी तैयारी अच्छी थी तो आप क्वेश्चंस कर सकते थे, ठीक है। अगर आपके कोई भी सजेशन है, किसी भी तरह का डाउट है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और पूछ लीजिए। मैं सभी क्वेश्चंस के JPG मैंने लगा दिए हुए हैं, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। कीप स्टडिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट एवरीवन।